बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे इंतज़ामिया के एक बड़े फैसले के हवाले से। जो भी नौजवान या जो भी शख्स एंटी नेशनल जो इन्वॉल्वमेंट जिसकी होगी, यानी जो पत्थरबाजी में या तकरीबी कारी सरगर्मी में मुलव्वस होगा, उसको अब NOC नहीं दी जाएगी। उसको जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो नहीं दी जाएगी। मतलब वो किसी सरकारी नौकरी में उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है और साथ ही साथ वो उसको पासपोर्ट भी नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस सरकार के इस फैसले के हवाले से यहाँ के लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और लोगों के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं वो भी अपना रद्द-ए-अमल इस हवाले से पेश कर रहे हैं कि क्या किस तरह ये सरकार का फैसला है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी जो है वो अरूज पे है। नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोज़गार है और उनके रोज़गार के हवाले से अगर सरकार बार बार बातें कर रही है, मगर अब ये सरकार का फैसला कि जो भी लोग पत्थरबाजी में या तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होंगे उनको जो सिक्योरिटी CID क्लियरेंस है वो नहीं दी जाएगी, यानी नौकरी के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे और ना ही उनको पासपोर्ट इजरा किया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए सरकार यानी इंतजामिया के इस फैसले के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। गुलाम नबी लोन, हम आप तक पहुंचा। नौजवान हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कभी एक बार उसको गलती हो गई, मेन स्ट्रीम में आ गया और आज पढ़ाई कर रहा है, आज उसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अब नौकरी की तलाश में है, तो आज उसको ये कहा जाएगा कि एक बार आपने पत्थर उठाया और उसकी सज़ा उसको ये दी जाए कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादती है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। मैं वही कहता हूँ, ऑल पार्टीज़ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि मैं दिल की दूरियाँ और दिली की दूरियाँ कम करना चाहता हूँ, और दिल की दूरियाँ तो यही कम हो जाती है ना जब हम अपने ही बच्चों के खिलाफ ये ऐसा कानून लाएं कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इससे दिल की दूरियां आप खुद समझ सकते हैं कि दिल की दूरियां कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी। चलिए, गुलाम नबी लोन हांजोरा बात कर रहे थे और बात हो रही थी सरकार के इंतजामिया की इस फैसले के हवाले से। उनका कहना है कि ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद, यानी जो यहाँ का इजलास बुलाया गया था यहाँ के लीडर्स का, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि एक तो दिल की दूरियां ख़त्म करनी है और जो दिल्ली से दूरियां हैं वो भी ख़त्म करनी है। मगर इस तरह का फैसला, इससे दूरियां बढ़ जाएगी और जो नौजवान बेरोज़गार है इसमें इजाफा होगा और भी नौजवान जो है बेरोज़गार हो सकते हैं। तो सरकार को, इंतजामिया को इस फैसले के हवाले से नज़रसानी करनी होगी। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे, ज़िलहज का महीना चल रहा है और कुछ दिन बाद ही यहाँ पे मुहर्रमुल हराम के आयाम जो शुरू होने वाले हैं। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जो आबी गुजर से लाल चौक जुलूस निकलता था उस पर तकरीबन 30 सालों से पाबंदी लगा दी गई है और 30 सालों से ये जुलूस जो है ये अब नहीं निकल रहा है और हर साल सरकार इस मौके पर बंदिश आयद करती है कि ये जुलूस कहीं जो आबी गुजर से लाल चौक न निकले। तो इंतज़ामिया का अब फैसला आया है, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का फैसला है कि मुहर्रमुल हराम के जो जुलूस आबी गुजर से निकल रहा था उससे अब पाबंदी जो है वो हटा ली गई है, यानी ये जुलूस जो है आबी गुजर से इस साल लाल चौक की तरफ निकलेगा। इस पे कहीं ना कहीं रद्द-ए-अमल जो है मुख्तलिफ शिया लीडरान की तरफ से सामने आया है। शिया एसोसिएशन के लीडर इमरान रज़ा अंसारी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और उसके साथ साथ जो उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं आबिद अंसारी, उन्होंने भी इसका खैर मकदम किया और उनका कहना है कि शिया एसोसिएशन इस जुलूस की क़यादत करेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी है, उन्होंने जो अंजुमन शरीफ शिया के सदर हैं, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। तो उनका ये कहना है कि जुमा की जो नमाज जो जामिया श्रीनगर में बंद पड़ी है अभी कोविड-19 के हालात की वजह से, उसको भी अलो कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो आगा सईद हादी है, उनका ये कहना है कि जो कोविड-19 की वजह से जो दूसरी मजहबी जो तकरीबात हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है, तो सरकार का, इंतज़ामिया का ये फैसला किस तरह सही माना जाएगा। उनका ये कहना है कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है वहाँ पे जुमा की नमाज अदा होनी चाहिए, फिर इस तरह के फैसले लेने चाहिए। आगा सईद अल हसन अल मौसवी अल सफ़ी इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम उनकी बात आप तक पहुँचाएंगे। एक अचानक सा एक फैसला आया है जो जैसा कि मैंने भी ट्वीट में भी वो मेंशन किया है कि जब हम देखते हैं अभी न जामा मस्जिद में कोई जुमा की नमाज पे जो है पाबंदियाँ अभी आयद हैं,
रिसेंटली जो ईद हुई है उस पर भी कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी यानी रियासती हवाले से जो हमारी बड़ी एक फंक्शन होती थी हिंदू बरादरान की, वो आते थे अमरनाथ यात्रा के लिए, उसको भी कोविड की वजह से ही हम फिलहाल ये देखेंगे कि बंद किया गया। और जब इतना सारा हो रहा है और अभी कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये पाबंदियाँ आयद हैं, तो अचानक एक ऐसा फैसला हुआ है कि जी मुहर्रम का जुलूस जो है उस पर जो पाबंदियाँ अभी तकरीबन 30 साल से आयद थी वो हटाई जा रही हैं, और 10 मुहर्रम और 8 मुहर्रम और दूसरे जुलूस जो हैं मेन सिटी से गुजर रहे थे उनको रूट थोड़े चेंज करके उनको इजाज़त दी जाती है। लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा बहुत गौर करें तो ये अजीब सा फैसला है। अगर इससे छोटे जो इज्तिमात दीनी या मजहबी इज्तिमात होते हैं, अगर उन पे अभी पाबंदी आयद है तो क्यों इसको मसलन एक ख़ास कम्युनिटी को ऐसी इजाज़त दी जा रही है कि आप अपने जो है वो आशूरा के मरासिम मनाएं। तो मैं ख़ुद अपनी ये राय कहूँगा, मैं इसमें ज़रा खुश फहम ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि ये एक जो शायद बाज़ी लोग इसे ऐसा समझे कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या मंसूबे होंगे सियासी और दूसरे तरीके से, वो वक्त आने पर वो आया होंगे। लेकिन मैं इसको कोई किसी कम्युनिटी के साथ कोई हमदर्दी और इसके तनाजुर में नहीं देखता हूँ। अगर ऐसा करना है तो पहले वो दूसरे जो हमारे बरादरान हैं या मसलन दीनी लिहाज से, तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये अचानक पाबंदी उठाना ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई मंसूबा ही है। जिस तरह आपने मुहर्रम के जुलूसों की पाबंदी उठाने की बात की है, इसी तरह आप जो ये जामिया मस्जिद का मिहराब खामोश है, तो उस पाबंदी को भी हटाइए, मिलाद नबी के जुलूस को भी उठाइए, और जो रूट इस रोज़े आशूरा के जुलूस है उसका भी जिक्र होना चाहिए। इसी के खिलाफ हमने आवाज़ की, और दूसरे हमने सबों को अपील की है, जनाब मिरवाज़ी कश्मीर मौलाना उमर फारूक साहब से, मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम से, अगर पाबंदी उठने की सूरत में जिस तरह पिछले सालों से आप अपना हिस्सा इन जुलूसों के सिलसिले में अदा करते थे, वो रोल आज भी अदा करे। आमतुल मुस्लिमीन को भी हमने अपील की है, तो ओपीज के साथ साथ इस मजलिस जुलूस अज़ा में शिरकत करें और भरपूर तरीके से अकीदत के साथ अपना मजहबी जोश और जज्बे के साथ जिस तरह आप करते आए उसकी अपील की है। हमने मुखालफत नहीं की है। गवर्नमेंट तजब्जुब में है, उसको पता नहीं है कि ये जुलूस रोज़े आशूरा का रूट क्या है, कंफ्यूजन उनमें है, और ये कंफ्यूजन इस वजह से है उसने जो यहाँ के नुमाइंदा दीनी जमाते हैं उनसे बात नहीं की, उनके बगैर उन्होंने फैसला लिया। जो 30 साल से इसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करते आए उनसे बात नहीं की है। असल में ये बात है, इसी वजह लोग भी मुतमईन नहीं है। तो जो इसका ये सियासी खिलवाड़ करना चाहते हैं, हम उसके लिए इजाज़त नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम हम एक हैं, हम इसके खिलाफ शिया सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के खिलाफ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं। चलिए, जुलूस पर पाबंदी हटाने के हवाले से जो उल्मा है, शिया उल्मा है, उनका रद्दअमल आपने सुना, आपने देखा। जिस तरह आगा सईद हादी ने कहा कि जो मस्जिद व मीराब यहाँ पे बंद रहे हैं जामिया मस्जिद के, या जो मजहबी तकारीब यहाँ पे होते हैं, पहले उनके हवाले से सरकार को फैसला करना चाहिए। अब एक कम्युनिटी के लिए ख़ासतर कोई ऐलान करना तो मुझे नहीं लग रहा ये सही फैसला। और आगा सईद हसन ने भी इस तरह कहा कि सरकार अभी कन्फ्यूजन में है, यहाँ की जो अंजुमन है उनको कन्फ्यूजन नहीं है, मगर सरकार को फैसले के हवाले से सही तरीके से सामने आना चाहिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे किश्तवाड़ के हवाले से। कुछ दिन पहले
जो मौसम में तब्दीली आई और फिर मुख्तलिफ इलाकों से जिस तरह खबरें आई कि जो बादल फटने की वजह से तबाही जो है चारों तरफ मच गई है। किश्तवाड़ में भी यही सूरत हाल देखने को मिली है, लोगों की जानें चली गई है, वहाँ पे जायदादें वहाँ पे तबाह हो गई है, मकान जो है वो पानी के साथ ही बह गए हैं। और अभी की बात है तकरीबन 7 के करीब वहाँ पे जो लोग हैं जिनकी जो डेड बॉडीज़ है वो रिकवर हुई है, और अभी भी बताया जा रहा है कि 19 के करीब अभी भी लोग जो है वो मिसिंग है, जिनको बाजियाब नहीं किया गया है, जिनकी बॉडीज जो है वो रिकवर नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस हवाले से तशवीश है। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की इंतज़ामिया के खिलाफ कहीं ना कहीं तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अभी तक इतने दिन गुजरने के बावजूद भी जो मैन एंड मशीनरी है वो सही मानों में वहाँ पे काम नहीं कर रही है। हम कोशिश करेंगे हमारे साथी अजय शांत से हम राब्ता कायम करें और उनसे ही सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सूरत हाल बनी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है क्या लोग उस काम से जो है मुतफ़िक है सरकार या इंतज़ामिया के इस काम के हवाले से। अजय खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह खबरें आ रही है कि अभी भी जो 19 के करीब वहाँ पे जो लोग हैं वो मिसिंग है, जिनकी डेड बॉडीज़ रिकवर नहीं हुई है, तो उनको बाजियाब करने के लिए या उनकी बॉडीज़ रिकवर करने के लिए जिस तरह मैन एंड मशीनरी को लगाना चाहिए क्या उसी तरह वहाँ पे काम हो रहा है? जिस तरह से आपने पहले बताया कि ये एक दूर दराज इलाका है, वहां पर सड़क संपर्क नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत वहां पर आ रही है, रोड कनेक्टिविटी इस सब रीजन में नहीं है और ये काफी दूर दराज इलाका है। करीब 6 घंटे लगते हैं जहां लास्ट गाड़ी जाती है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी है वो उसी रफ्तार से चल रहा है। वहां पर मशीनरी नहीं पहुंच पा रही है। जो विजुअल जैसे हम दिखा रहे हैं कि गैंती बेलचे से वहां पर लोग नीचे खोद के, चाहे एसडीआरएफ हो एनडीआरएफ हो, नीचे खोद के देख रहे हैं। यहाँ जो पेड़ वहां पड़े हैं उनको काट के अलग करके उसके नीचे ढूंढा जा रहा है, लेकिन मशीनरी वहां पहुंच नहीं सकती, जिस वजह से पूरा जो जोश है रेस्क्यू का कहीं ना कहीं वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि उतना जोश नहीं है। क्योंकि मशीनरी जब आपके पास नहीं होगी, उसके अलावा आप 3 से 4 मीटर जहां मोटी लेयर एक पड़ी है, मलबे की चट्टानें पड़ी हैं, तो ढूंढना बड़ा नामुमकिन है। खासकर जिस तरह से बादल फटा है उसके बाद पानी का जो बहाव था, तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं हमें कि जो चिनाब नदी का ट्रिब्यूटरी वहां से बहती है मरुसुदर, तो कुछ लोग उसमें भी चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा टफ जॉब है इन हालात में, जबकि आपके खाली हाथों से आपने काम करना है, आपके पास मशीनरी कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप वहां नहीं कर सकते। तो एक बड़ी समस्या जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें ये सामने देखने को मिल रही है। नहीं अजय, ये भी बताइए ना कि जो इंतजामिया का जो फर्ज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लानी है और मैन एंड मशीनरी को बहरहाल तो उनको इस्तेमाल करना होगा कि अगर रास्ता भी बनाना पड़े या कोई और तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि ज्यादा देर तक तो ये जो मिसिंग लोग हैं इनकी जो डेड बॉडीज है वो रिकवर होनी चाहिए, ज्यादा देर इसमें नहीं लगनी चाहिए। तो क्या कोई जो इंतजामिया का अफसर है वो वहां पे मौजूद रहता है या किसी से आपकी बात हुई है इस ऑपरेशन को कैसे आगे चलाया जाएगा? देखिए, जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो वहां पर दौरा करके वापस आ चुके हैं। फिर जो हमें खबर मिली है कि एक टीम वापस जा रही है। तो आज भी किश्तवाड़ में एक आला सतर की मीटिंग थी, उसमें कुछ बातें रिहेबिलिटेशन को लेके सामने आई हैं, रेस्क्यू को लेके तो उतना सामने नहीं आई है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि टफ टेरेन है, वहां रास्ता बनाना भी इतना टफ है क्योंकि पहाड़ी इलाका इतना है कि वहां पर मशीनरी पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो अभी काम भी चल रहा है, तो अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं लोगों को सहारा देने के लिए चल रहा है तो उम्मीदें कम है। तो कुछ वैसी ही बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि जो एयर फील्ड है वहां की, वहां से भी 3 घंटे का सफर पैदल आगे है। जो सामान भेजा जा रहा है वो खच्चरों के द्वारा भेजा जा रहा है। तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की ज्योग्राफिकल सिचुएशन और टेरेन है। तो उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि कोई मशीनरी वहां पहुंच पाएगी। तो ये जो भी ऑपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर ये खबर आए कि उसको बंद कर दिया है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो मशीन वहां नहीं पहुंच मतलब ये भी हो सकता है कि इंतजामिया ये फैसला करे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है अब इसको स्टॉप किया जाएगा और जो लोग अभी भी मिसिंग हैं उनकी बाजियाबी के लिए या उनकी डेड बॉडीज रिकवर करने के लिए कोई आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता है। वहां पर हैं, उसको देखते हुए ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो मैनुअली ढूंढना बड़ा कठिन है। जानकार ये कहते हैं कि मैनुअली ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं वो वहां पर अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। जगह जगह खुदाई करके वहां नीचे से ढूंढा जा रहा है, स्नाइपर डॉग्स वहां पर भेजे गए हैं, लेकिन जो मशीनरी वहां लगती है वो जब तक नहीं पहुंचेगी तो कामयाबी कहीं ना कहीं उतनी नहीं मिलने की उम्मीद
जताई जा रही है। अच्छा, ये भी बताइए कि जो लोग वहां से रेस्क्यू किए गए थे पहले ही, तो उनको कहां पे रखा गया है? क्या उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं कि वो कहां पे रह रहे हैं, उनके खाने पीने के हवाले से? या ये जो लोग जो अभी भी मिसिंग है, इनके लवाकिन क्या कह रहे हैं उनके बाजियाबी के लिए या उनकी डेड बॉडीज रिकवर करने के लिए? देखिए, जहां तक ये जो मुतासरीन हैं जिनके घर उजड़ गए हैं वो उस पूरे जद में आए थे, तो उनको जो वहाँ के आसपास के घर हैं वहां पर रखा गया। हालांकि एक प्राइवेट एक बिल्डिंग में सरकार ने भी अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन जो आसपास के घर हैं वहां पर उनको रखा गया है। जहां तक जो जिन लोगों के रिश्तेदार अभी भी लापता हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको अब ये तो है कि 7 दिन करीब होने को हैं, तो जिंदा कोई बचने की उम्मीद है वो भी कामयाबी जता रहे हैं। तो लेकिन अब वही दुआ कर रहे हैं कि कम से कम उनको उनकी लाशें तो नसीब हो। तो उसी उम्मीद के साथ वो पथराई आंखों से कभी मलबे को देख रहे हैं, कभी उस नदी की तरफ से देख रहे हैं। लेकिन आज 7 दिन हो गए हैं, उनकी भी जो है वो आंखें अब सूख रही हैं। पहले आंसू बह रहे थे, अब सूखती हुई नजरें वो साफ दिख रही हैं, और उम्मीद वही जता रहे हैं कि शायद कोई ऑपरेशन से उनको कामयाबी मिले। अच्छा, आखिर में ये भी बताइए कि जो बाकी इलाकों के लोग हैं, क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो मदद नहीं कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की या एसडीआरएफ टीम की? क्योंकि अगर लोग मदद कर सकते हैं तो शायद ना कोई रास्ता निकल ही आ सकता है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही वहां पर खबर मिली थी मंगलवार रात को, काफी देर रात वहां खबर फैली कि यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ है, तो सारे लोग वहां पर हजारों की संख्या में पहुंचे हुए थे। किश्तवाड़ से कई एनजीओ की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, आर्मी हो, एनडीआरएफ हो, उनके साथ हो पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं। लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो वहां पर कई मीटर मोटी परत जो मलबे की है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन कहां पर है, उस मलबे में है भी कि नहीं है, कहीं वो पानी में तो नहीं बह गए। तो इस तरह के हालात में एक बड़ा चुनौती वाला भरा काम है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल सोसाइटी हो या लोकल वॉलंटियर्स हो, तो सबके लिए एक बड़ा चुनौती भरा काम जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन बना हुआ है वहां पे। चलिए अजय, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अजय शान बात कर रहे थे और कश्तवाड़ की जो सूरत हाल है वो आप तक पहुंचा रहे थे। जो भी अभी लापता लोग हैं, 19 के करीब जिनकी तादाद है, उनके घर वाले जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो उनकी राह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको बाजियाब किया जाए, और साथ ही वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बाजियाबी के लिए या उनकी जो डेड बॉडीज़ है उसको रिकवर करने के लिए जो सरकार है वो कोशिशें करे। इस तरह की खबरें भी आ रही है कि अगर इसी तरह का, क्योंकि उनको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो रास्ता वहां पे बनाना था वो नहीं है, तो इस जो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसको भी कॉल्ड ऑफ किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके लवाकिन के लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है। अब अभी भी इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तो आगे कब तक ये काम चलेगा और क्या कोई डेड बॉडी वहां से रिकवर हो सकती है आने वाले दिनों में, इस हवाले से जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रही है कि अगर वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो अभी टीमें काम कर रही है, तो मुमकिन ये भी हो सकता है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको कॉल्ड ऑफ भी किया जा सकता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बशीर अहमद खान ने आज यूसमर का दौरा किया और इलाके के मुश्किलात के हवाले से वहाँ के लोगों से बातचीत की। मुख्तलिफ वफूद जो है वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकी हुए और इलाके के मसाइल यूसमर के साथ साथ सराय शरीफ, फखरपुरा या बाकी जितने भी इलाके हैं वहाँ के इलाके के किस तरह मसाइल हैं उनके हवाले से लोगों ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बशीर अहमद खान के सामने अपनी बात रखी है। और ख़ासकर अगर हम यूसमर की बात करें, कई सालों से ये मामला वहाँ पे ज़ेर बहस है, जो इंतज़ामिया की नोट्स में भी कई बार लाया गया है कि जो भी टूरिस्ट वहाँ पे जाता है तो उनको मुश्किल होती है कि वहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्क है वो नहीं चल रहा है। तो इस हवाले से भी वहाँ पे बात हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बशीर अहमद खान ने यकीन दहानी कराई लोगों को, जो भी मसाइल उनके सामने रखे गए हैं उन पे काम होगा, और साथ ही उनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम थी उनको भी हिदायत दी गई है कि जो लोगों के मसाइल जो जल्द से जल्द हल हो सकते हैं उन पे काम किया जा सके। कोट वाल बिचार वोथ वसान रूद लागान वोथ वसान कह दिवान कोट शेरने पे लासन लासन 6 यवत मज 2 नफर रिलीफ तोर्मुत 4 नफर तोर कहीं। यह मुतालबा हल ग कोटन हूँ सड़क ये कृष्णवाड़ तक 2 किलोमीटर यह गल हल क्या पब्लिक डिमांड ये खास कर नेटवर्क कहीं, ATM कहीं, अगर बेमार गह मोज भी ये दवा फुल बना कुन यह गो मसला हल गमत यह गो कर मुतालबा ये पर जोर गुजारिश करें मंजूर, अल्लाह ताला का थाए सेहत सलामत। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया का फैसला है कि जो यहाँ पे स्कूलों में तदरीसी अमल है
उसको बदस्तूर बंद रखा जाएगा। और फिलहाल सरकार का इस हवाले से कोई फैसला भी सामने नहीं आया है कि स्कूल जो है वो खोले दिए जाएंगे या नहीं। एक तरफ सरकार का फैसला, एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला, और दूसरी तरफ वहीं जो यहाँ के बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम मुख्तलिफ स्कूलों में हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार से दोहार भी लगा रहे हैं और जो सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं कि अब स्कूलों को खोला दिया जाए और वहाँ पे तदरीसी अमल को शुरू किया जाएगा। आज पटन में तलबा ने एहतजाज किया और वहाँ पे उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि स्कूलों में तदरीसी अमल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि उनके मुस्तकबिल का सवाल है। कोविड-19 के बीच में सरकार का फैसला स्कूलों में तदरीसी अमल है फिलहाल जो है शुरू नहीं होगा, मगर यहाँ बच्चे जो है अब वो सड़कों पे आ गए हैं। अब उन्होंने एहतजाज किया है और सरकार से जो है अपील की है कि अब तदरीसी अमल को शुरू किया जाए, क्योंकि उनके मुस्तकबिल पे अब असर पड़ रहा है। कई साल से ये स्कूल जो है यहाँ के स्कूलों में तदरीसी अमल बंद पड़ा है, तो बच्चे अब जो है एहतजाज करने पे आए हैं। अब सरकार इस पर किस तरह का रद्दअमल पेश करेगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल बच्चे इस हवाले से जो तलबा व तलबात हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं। का ये खामोश पैगाम कौम के वालिदीनों से लेकर सरकारी इंतजामिया तक के तमाम जिम्मेदारों के लिए एक पैगाम है। पैगाम इस बात का कि हमारे शगुफों की तालीम बर्बादी के ऐन किनारे पर है। इस बात के लिए आपको भी संजीदा होना है, वालिदीनों को भी संजीदा होना है। क्या हमारी सरकार में इस कदर कमजोरियाँ है कि स्कूलों में हम ऐसे इंतजामात नाफिज नहीं करेंगे जिससे हम कोरोना से भी लड़ेंगे और तालीम को भी नाफिजुल अमल करेंगे। मैं LG साहब से हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करता हूँ कि बराह करम एक बाशूर, एक तालीम याफ्ता इंसान होने के नाते आप भी इस चीज़ को संजीदगी से अपनाइए और इन शगुफों के हवाले से इंतहाई संजीदा हो जाए, क्योंकि हमें तरक्की के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। एक कौम तब तरक्की याफ्ता हो सकता है जब वहाँ की तालीम पुख्ता हो, जब वहाँ का के साइंसी, सियासी, समाजी ये सब शोबे मजबूत हो। एक कौम तब तरक्की नहीं कर सकता है जब उसके नौजवान, उसके बच्चे सोशल मीडिया पे आएंगे और नाच गाना करेंगे। तब हम दुनिया की कोई तारीख उसको तरक्की याफ्ता नहीं करेंगे, बल्कि तरक्की याफ्ता तब होंगे जब हमारे बच्चे साइंसी दुनिया, सियासी दुनिया, इखलाकी दुनिया, अदबी दुनिया में नाम कमाएंगे और दुनिया को ये बात बताएंगे कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। हम वो बच्चे हैं जो अब तक ऑनलाइन क्लासेस का शिकार थे। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो हमारे दिलों में एक नशा उतरा है मोबाइल फ़ोन का, वो आज हम ख़त्म करने आए हैं। क्यों ये जो हमारी आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये है हमें स्कूल्स, प्लीज़ हमारे स्कूल्स ओपन करें, क्योंकि हमारी जो आई साइट है, जो हमारी आइज है, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पिछले 3 सालों से हमने कंटिन्यू मोबाइल का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे स्कूल्स ओपन नहीं थे। और बात रही, आप बोलते हो कि SOPs फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम पब्लिक पार्क्स में जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी कोई SOPs फॉलो नहीं होते, या मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स या वगैरह बाजार में होते हैं, वहाँ पर कोई भी SOPs फॉलो नहीं होता है। तो हमारे साथ क्यों खेला जा रहा है? अगर एक बच्चा स्कूल जाता है तो हम क्यों नहीं करेंगे SOPs फॉलो, हम क्यों नहीं लगाएंगे मास्क? ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हम SOPs रखेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे नॉलेज में ऑलरेडी एक बुरा असर पड़ा है। तो हमें ये जो नॉलेज है ये इम्प्रूव करनी है, ताकि हमारी जो ये कश्मीर की वैली है इसमें आने वाली जनरेशन को कोई खतरा ना हो। बाकी वसल्लम। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बात करेंगे काफ़ी वक्त से, अगर हम वादी की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से जिस तरह सोशल मीडिया पे भी जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं कि तेंदुए जो है वो स्पॉट किए जाते हैं और कई इलाकों में नुकसान भी पहुंचा है लोगों का, कई जो बच्चे हैं उनकी जानें भी चली गई है। अब ये वादी के मुख्तलिफ इलाकों से तेंदुए स्पॉट हो रहे हैं। अब आज की बात करें तो ओडी का हल्के रामगिरी इलाका है, वहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं और उन्होंने जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक बात पहुँचाई कि इलाके में शेरों को स्पॉट किया गया है, यानी लॉइन को स्पॉट किया गया है। अगर हम बात करें तो लॉइन जो है जो वाइल्ड लाइफ के जो जिम्मेदारान हैं उनका कहना है कि लाइफ जो है वो यहाँ पे नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जा रहा है, मगर लोग कह रहे हैं कि हम वसूख से साथ कह रहे हैं कि इलाके में जो लॉइन है वो घूम रहे हैं और जिनकी तादाद 3 बताई जा रही है। और इस हवाले से लोग जो है वो बातें भी कर रहे हैं। अगरचे हमने वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारों तक ये मामला पहुंचाया और उनसे भी जानना चाहता क्या वाकई में यहाँ पे लॉइन उड़ी के इलाके में हो सकते हैं, वो इनकार कर रहे नहीं होंगे, मगर जो लोग बात कर रहे हैं हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि उनके इलाके में यानी हल्के रामगिरी जो इलाका है उड़ी का, वहाँ पे लॉइन जो है उनको स्पॉट किया गया है। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात आगे पहुंचाना चाहता हूं। बहुत परेशानी है, पहले ही हमें सर यहाँ आप देखते हैं कि पिग्स ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। इस्लामाबाद,
गरकोट इस एरिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो बब्बर शेर है ये जान का खतरा है, बच्चे परेशान हैं। 3 बब्बर शेर कंटिन्यू रात को घूमते हैं और लोगों को सोने नहीं देते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप के चैनल के माध्यम से वाइल्ड लाइफ को हकाम तक ये बात पहुंचाएं कि वो आए और इन्हें पकड़ें, ताकि लोग अपनी महफूज जो जिंदगी है वो कायम रख सकें। चलिए, लोग बात कर रहे थे लॉइन को स्पॉट करने के हवाले से और इंतजामिया से उन्होंने जो जिला इंतजामिया बारामूला उनसे गुजारिश भी की है कि इस मामले को देखा जाए। अगरचे वाइल्ड लाइफ के जो जिम्मेदारान हैं वो इस बात को नकार रहे हैं, इसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाइन नहीं है और उसको स्पॉट नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मुगल बागात के हवाले से, जहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनकी तादाद जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है। कोविड-19 की SOPs और बाकी मामला जो वहाँ पे रखे गए हैं उसके बीच में अब कहीं ना कहीं जो यहाँ का लोकल टूरिस्ट है या मुख्तलिफ रियासतों से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो मुगल बागात का रुख कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने इकदाम उठाए हैं कोविड-19 के SOPs के हवाले से। गार्डन के बाहर ही जो बागात हैं उनके बाहर ही जो भी सयाह अंदर जाते हैं, जो भी टूरिस्ट अंदर जाते हैं, उनके जो टेस्ट किए जाते हैं कोविड-19 के, और इस हवाले से इंतज़ामिया मुतहरिक है और उनका कहना है कि किसी भी तरह कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है और बाज़ाब्ता तौर पर उनके सैंपल जो है वो लेने हैं। इस हवाले से वहाँ जो टूरिस्ट हैं आए हुए हैं उन्होंने भी बात की है। डॉक्टर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी हमारे साथी इरफान फाजिल के साथ बात की है इस जो अमल के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, महकमे सेहत ने वहाँ पे शुरू की है। मेरा नाम है दिनेश कारिया। दिनेश जी, आप आए हैं गुजरात से, कश्मीर आके कैसा लग रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि लोग SOPs को यहाँ गार्डन में फॉलो कर रहे हैं और कोविड का बड़ा ख्याल रखना है, मास्क जरूरी पहनना है? नहीं, वो तो लग रहा है। यहाँ में भी RT-PCR तो हम करके आए हैं और 2 डोज भी हमने वैक्सीन के लिए है, तो हम तो वहाँ भी चेक हो रहा है, यहाँ भी अच्छी बात है। तो दीदी, आपसे जानना चाहेंगे क्या गेट पे आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या टेस्ट के बाद? हमने 2 वैक्सीन ले लिया है, हमारे दोनों डोज ले लिए, उनका सर्टिफिकेट मांगा उन्होंने, उसके बाद ही एंट्री हुआ है हमारा। कितना जरूरी है, मतलब वैक्सीनेशन भी करना है और 2 गज दूरी भी रखना है, मास्क भी पहनना है? ये जरूरी है, हमारी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, ये रखना ही चाहिए हमें। सर, एयरपोर्ट से लेकर अभी तक अगर देखेंगे या गुजरात से लेकर आप कश्मीर आए, आपको लगता है सर प्रॉपर प्रोसीजर से काम हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं 28 तारीख से यहाँ हूँ, 5 दिन हुए मेरे को। कल मेरे को जम्मू जाना है, तो मैं अभी 5 दिन घुमा हूँ, मुझे कोई यहाँ प्रॉब्लम भी, वैसे यहाँ कोरोना कम है मेरी जानकारी के हिसाब से, लेकिन फिर भी इतना 2 डोज और उस पर से 72। वादी कश्मीर में अनलॉक भी चल रहा है और अनलॉक के साथ साथ मुगल गार्डन्स को भी खोल दिया गया है। मुगल गार्डन्स के साथ साथ देखा जाए तो एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक SOP गाइडलाइंस पर जोर दिया जा रहा है। जबकि मुगल गार्डन्स की बात करें, इस गार्डन में पहले काफी ज्यादा लापरवाही बरती गई थी और उसके बाद नतीजा सामने नजर आया। सरकार ने आखिरकार सख्त से सख्त इकदाम उठाने की जो बात की है उसका असर आज जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। निशात बाग, शालीमार बाग, हरवन की अगर बात करें तो एंट्री पॉइंट पर ही टेस्टिंग फैसिलिटीज रखे गए हैं, वैक्सीनेशन रिपोर्ट पूछी जा रही है और हेल्थ वर्कर्स ग्राउंड पर मौजूद है। इस बीच अगर गार्डन्स को लेकर भी बात करें तो गार्डन में भी जो सैरो तफरी करने के लिए लोग चाहे लोकल या सयाह आ रहे, उनका भी मानना है कि SOP पर काफी ज्यादा अमल करने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 ने हमें काफी कुछ सिखा दिया है। अब जिस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक में 3rd वेव की बात की जा रही है, लोग पहले से ही तैयार है और लोगों का यह जरूर मानना है कि अगर हम मास्क और 2 गज दूरी रखेंगे तो कोविड 3री लहर के साथ भी मुकाबला किया जा सकता है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, कैमरा पर्सन समीर वानी। चलिए, टूरिस्ट आ रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों से, यहाँ पे लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको वैक्सीन भी दिया जाता है, यानी SOPs का ख्याल रख के ही उनको एलो किया जाता है। इसके साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम से मुझे अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें नेक दुआओं में याद रखें।